हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, लास्ट 10 डेज से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसके पीछे कारण था। बात ये थी कि मैं बीमार हो गया था, बट अब लेट्स बैक टू वर्क। आप स्टडीज़ के अंदर कोई लैग नहीं, आप कोशिश करेंगे कि हम रोज के रोज अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली आप क्रॉप से क्या समझते हैं? व्हाट आर क्रॉप्स? क्या होती है क्रॉप्स? देखिए, क्रॉप्स हमारी होती हैं फसल। क्रॉप का मतलब हमारा होता है फसल, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल का उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, फसल का उत्पाद, और मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज कैसे करा जाता है, उसको संभाला कैसे जाता है, या उसकी देखरेख कैसे करी जाती है। उस चीज को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कभी खेती करते हुए या कभी कोई खेती वाला काम करा है? अगर करा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने ऐसा आज तक कौन सा खेती वाला काम करा है, और करा तो कैसा था, मुश्किल था, आसान था। ओके, हमको बताइएगा जरूर। सो बेसिकली व्हाट आर क्रॉप्स? व्हाट इज क्रॉप? ठीक है, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक तरीके के पौधे को किसी एक जगह पे, एक बड़ी जगह पे, किसी एक बहुत बड़ी जगह पे एक साथ उगाया जाए तो उसको क्रॉप कहा जाता है। भाई सही बोला इसने। भाई अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप खेत में देखते हैं, खेत में मान लीजिए गेहूं की फसल लगी है, तो वहां पे गेहूं का एक एक पौधा कर करके पूरा खेत के अंदर कई सारे पौधे लगे होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक पौधा गेहूं का है, दूसरा पौधा दाल का है, तीसरा पौधा मिर्च का है, चौथा पौधा टमाटर का है। ऐसा तो नहीं होता। भाई खेती कर रहे हैं तो खेती का मतलब, एक फसल का मतलब यही होता है कि एक तरीके का पौधा पूरे खेत के अंदर मौजूद हो, उसी को कहा जाता है क्रॉप, और उस प्रोसेस को कहा जाता है फार्मिंग, खेती। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं और ह्यूमन उस खाने को किस तरीके से यूज करते हैं। तो वहां पे वो क्रॉप जो है, वो फसल है, जो पौधा है, वो अपना खाना बना रहा है और उस खाने को वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। हम उसको कई ज्यादा मात्रा में उगा रहे हैं, तो एक तरीके से वो हमारे लिए खाने का काम कर रहा है। सो बेसिकली फार्मिंग, खेती, और उस पौधे को अगर हम पूरे लार्ज क्वांटिटी में उगाएं तो उसको बोलेंगे फसल, यानी क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही आपको एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी किसी एक जगह पे, एक खेत में अगर सारे पौधे गेहूं के उगाए जाए तो उस फसल को किस चीज की फसल कहा जाएगा? गेहूं की फसल। चावल उगाएंगे तो चावल की फसल, दाल उगाएंगे तो दाल की फसल, ओके। भुट्टा उगाएंगे तो भुट्टे की फसल, और गन्ना उगाएंगे तो गन्ने की फसल। तो ये बात है। अब आपने, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारा खाना कहां से आता है। बेसिकली हमारे मेन जड़ क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स। भाई प्लांट्स ही तो है मेन सोर्स। प्लांट्स ही हमको खाना बना के देते हैं, प्लांट्स फूड प्रोवाइड करते हैं। या फिर मान लीजिए हम नॉन वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज खा रहे हैं, तो नॉन वेज के भी केस में नॉन वेजिटेरियन वो जो एनिमल है वो भी तो
आपका वेज वेज आपका प्लांट के ऊपर डिपेंड है, इनडायरेक्टली हम भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। मेरी बात समझ आई? सो हमने अभी तक अपने लास्ट क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। और भाई फसल क्या है, खेती में क्या है कि वही पौधा आपका प्लांट है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए मुझे, हमारे कंट्री में हमारा कंट्री मेनली क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा कैसा कंट्री है? मतलब कि इंडिया जो हमारा कंट्री है वो कैसा देश है? हमारा कंट्री किसान प्रधान देश है, मतलब हमारे देश में किसानी ज्यादा होती है। ओके, फार्मिंग ज्यादा होती है। अब जैसे कि इसी के साथ हमारा अगला सवाल उठता है, हमारा इंडिया इतना बड़ा देश है, इसके इतने अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, रिलीजन। ओके, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, रिलीजन है, हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती हैं, लोगों के रहने का तरीका बदलता है। ओके, सो तो खेती करने का तरीका भी बदलता है। जैसे कि अब फार्मिंग, खेती कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि किसानी करना बहुत आसान है, क्या है, बस बीज डाल देना है मिट्टी के अंदर, पानी देना है, बस 4 महीने में फसल तैयार। लेकिन आप लोग सोच नहीं सकते कि उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है, कितना समय जाता है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं किसान को। ओके, इन सब के अंदर किसान के साथ साथ मौसम का और एनवायरनमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लाइक फार्मिंग के ऊपर कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिपेंड करती है, लाइक आपका टेम्परेचर, ओके, ह्यूमिडिटी, एरिया, रेनफॉल। तो ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, बेसिक फैक्टर्स, जिनके ऊपर हमारी फार्मिंग डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे एरिया बदलता है, आपका स्टेट बदलता है, वैसे वैसे ये चीजें भी आपकी बदलती हैं। आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मतलब आप साउथ का रीजन देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जहां से आप उसके साउथ का हिस्सा देखिए तो वहां पे मोस्टली गर्मी पड़ती है, ठीक है, 365 डेज वहां का एरिया ऑलमोस्ट बराबर रहता है, क्लाइमेट वहां का सेम रहता है। तो वहां का टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, एरिया अलग है, रेनफॉल अलग है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आसाम में, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला एरिया आपका कौन सा है? आसाम। आसाम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आसाम के अंदर जब सबसे ज्यादा बारिश होती है, और आपको यह भी पता होगा कि आसाम पहाड़ी इलाका है, तो यहां पे खेती भी आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, समझे? जैसे आपको पता होगा कि चाय के खेती के लिए आसाम पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में फेमस है। एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आसाम की चाय, आसाम की टी पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश क्यों नहीं फेमस है? हरियाणा क्यों नहीं फेमस है? राजस्थान क्यों नहीं फेमस है? राजस्थान का गेहूं, सॉरी, मध्य प्रदेश का गेहूं, मध्य प्रदेश का गेहूं, वीट पूरे इंडिया में फेमस है। उत्तर प्रदेश का शुगर केन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का शुगर केन यानी गन्ना बहुत फेमस है, ठीक है।
और महाराष्ट्र का मैंगो का एक टाइप होता है, मैंगो की एक टाइप होती है अल्फोंसो, वो बहुत फेमस है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का और डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल का हमारे फार्मिंग पे और हमारे जो हमको फ्रूट्स चाहिए या फिर जो भी हमको चीजें चाहिए होती है फसल से, उन पे फर्क पड़ता है। हर पूरे इंडिया में ही एक चीज की खेती क्यों नहीं होती? अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें क्यों फेमस है? क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, वहां का टेम्परेचर अलग है। ओके, तो देखिए, अब रही बात अगर सीजन की, तो मेनली हमारे इंडिया में सीजन्स होते हैं आपके समर, रेनी, ऑटम और विंटर। एक और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, स्प्रिंग। विंटर के बाद स्प्रिंग चालू होता है। स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम और विंटर, मेनली 5 सीजन है हमारे। इन पांचों सीजन में के बेसिस पे हमारी फसल उगाई जाती है। भाई किसी टाइम पे कोई फसल, किसी टाइम पे कोई फसल। तो हमारे सीजन्स के बेसिस पे मेनली 2 क्रॉपिंग पैटर्न चलते हैं हमारे यहाँ। एक होता है खारिफ और एक होता है राबी क्रॉप। एक है खारिफ और दूसरी है राबी क्रॉप। अब देखिए, खारिफ क्रॉप हमारी वो क्रॉप्स होती है जो कि रेनी सीजन्स या फिर गर्मियों की एंड में उगाई जाती है। गर्मियों की एंड में या रेनी सीजन की शुरुआत में इन फसल को बोया जाता है और ठंड में इनको काटा जाता है। और रेनी सीजन हमारे इंडिया में आपको पता ही है, ये स्टार्ट होता है जून से। आप कहोगे सर ये बरसात तो हमारी दिल्ली में अगस्त में, सितंबर में चालू होती है, बट आप अगर ध्यान दें तो हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारा मॉनसून साउथ से चालू होता है, ठीक है, यहां साउथ से चालू होता है। और साउथ में मॉनसून जून के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। मई की एंड में या जून की शुरुआत में मॉनसून की इंडिया में स्टार्टिंग हो जाती है। ये आपके बादल फिर ट्रैवल करते हैं पूरे इंडिया में और यहां हिमालयाज होते हैं, और हिमालय से जब टकरा के ये लोग रिफ्लेक्ट करके वापस अपना रास्ता बदलते हैं, तब जाके कहीं ये अगस्त सितंबर में नॉर्थ साइड में पहुंचते हैं। तो यहां बात हो रही है आपके पूरे के पूरे इंडिया की, और पूरे इंडिया में मॉनसून आपका जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक अप्रॉक्स चलता है। ओके, और इस सीजन में, खारिफ क्रॉप के सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, उसके एग्जांपल है आपका पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और दूसरी खारिफ क्रॉप्स। पैडी, मेज यानी भुट्टा, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कॉटन यानी कपास और दूसरी खारिफ क्रॉप्स, ये सब है जो आपका बोई जाती है रेनी सीजन्स में। और वहीं बात आ जाती है आपका दूसरा होता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स अब वो क्रॉप्स होते हैं जो कि आपका बोई जाती है ठंड में, और इनकी कटाई कब होती है? इनकी कटाई होती है स्प्रिंग का, बसंत का महीना। जब स्प्रिंग का, बसंत का महीना आता है तब इनकी कटाई होती है। आप लोगों ने जैसे कि ध्यान दिया होगा कि भाई बसंत पंचमी आपका एक त्योहार आता है और हमारे देश में किसान इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बसंत पंचमी मनाया क्यों जाता है? बसंत पंचमी मनाया जाता है हमारे साल की पहली फसल कटती है। ओके, और वो फसल बोई कब जाती है? विंटर सीजन में। और विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर में। और एंड कब होता है? मार्च में। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बसंत पंचमी अप्रैल की स्टार्टिंग में आता है, तब तक आपका विंटर सीजन खत्म हो चुका होता है और स्प्रिंग सीजन चालू हो चुका होता है। तो इस सीजन में आपके कौन कौन सी फसल बोई जाती है? इस सीजन में हमारी फसल बोई जाती है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड।
वीट यानी गेहूं, ग्राम मीन्स यानी यहाँ पे कुछ दाल वगैरह, पी यानी मटर, मस्टर्ड मीन्स सरसों, और लिनसीड एक तरह का बीज होता है जो कि आपका बोया जाता है, रबी क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पढ़ा तो दिया कि भाई खारिफ क्रॉप्स विंटर आपका रेनी सीजन्स में और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में, बट कंफ्यूजन ये आती है बच्चों में कि वो अभी तो याद रहेगा, बट जब पेपर में लिखने का टाइम आता है तब वो कहते हैं अरे यार वो राबी का खारिफ में लिख देते हैं, खारिफ का राबी में लिख देते हैं, और फिर कहते हैं यार याद तो था बट अलग अलग जगह लिख दिया। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। अब देखिए, राबी यानी विंटर सीजन में बोई जाती है, विंटर सीजन यानी ठंड, और ठंड में हम लोग क्या ओढ़ते हैं, क्या ओढ़ते हैं, रजाई। रजाई स्टार्ट किससे होती है, आर से, आर से रजाई, आर से राबी। कैसी लगी ट्रिक भाई? विंटर सीजन में हम राबी क्रॉप्स बोते हैं और विंटर में हम क्या ओढ़ते हैं, रजाई। तो आर से रजाई और आर से राबी। समझ में आई मेरी बात? राबी का याद हो गया तो खारिफ का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि वो रेनी सीजन में बोई जाती हैं। कमाल की ट्रिक है ना? ट्रिक पसंद आई हो तो अभी फिलहाल फटाफट लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आप आज के बाद कंफ्यूजन रहेगी? आई डोंट थिंक सो कि आपको कंफ्यूजन रहेगी। अब देखिए, ये तो अभी तक हमने बात करी कि फसल बोई कब जाती है, सीजन क्या था। अब बारी आती है फसल बोने की। अब देखिए, फसल बोने से पहले, आपके क्रॉप प्रोडक्शन के पहले कुछ काम करने होते हैं किसान को, और वो काम छोटे मोटे काम नहीं होते, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। लाइक पहले खेत की जुताई करना, मिट्टी की प्रिपरेशन करना, ठीक है, बीज बोना, उसमें खाद डालना, उसके बाद जो फसल उगेगी उसकी कीटाणुओं से, कीटों से, और आपका वीड से, जो आपके वो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनसे बचाना, फिर फसल की कटाई करना और फिर उनको स्टोर करना। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एक फसल उगाने में। तो आज अगर आपने खाना खाया हो तो उस किसान को अपने मन से और उसकी प्रिपरेशन को, उसकी मेहनत को एक बार जरूर थैंक यू बोलिएगा दिल से, क्योंकि उसने उस रोटी को आप तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनतें करी हैं आप सोच नहीं सकते। अगर आपके माँ बाप किसान हैं तो आप जानते होंगे कि कितनी मेहनत लगती है, आपको उस रोटी की कीमत पता होगी। भले ही आपके घर में आपकी मम्मी रोटी बना के खिलाती है, सब्जी बना के खिलाती है, पापा आपके मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं, या सब्जी वाला सब्जी बेचता है, लेकिन ये सब काम कब हो पाता है? जब किसान खेत में वो चीजें उगाता है, मेहनत करता है दिन रात। तो हम एक एक करके उसकी मेहनत और उसके काम देखेंगे और सोचेंगे कि यार अगर ये काम इतना आसान होता तो हर कोई इसको कर लेता, लेकिन केवल किसान ही ये काम क्यों करता है? तो आइए, इसके प्रोसेसेस है। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड, सोइंग, थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ, इरिगेशन, फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, एंड सेवंथ, स्टोरेज। So let's go to the first topic, which is preparation of soil. Okay, first I read it, then I'll describe it. So one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Second, the process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs
लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग दोज क्रम्स एंड लेवल द सॉइल। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय हेल्प ऑफ लेवलर। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, आप नोट्स बनाते रहिए, ओके। मैं पहले समझा दूं और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स जरूर पढ़ें। और जो जो मैं बातें बोल रहा हूं, अगर आपको उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप वो भी साथ के साथ लिखते रहिए, ठीक है। ब्रैकेट बनाइए और उन चीजों को, बातों को साथ में साथ लिखते रहिए। क्या पता कोई बात ऐसी इंपॉर्टेंट हो जो कि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर जाए, या फिर पेपर के टाइम पे आपको कुछ आंसर याद नहीं आ रहा हो लेकिन मेरी बात याद आ रही है, आपने अगर उसको नोट करा होगा तो आपको कितना हेल्प करेगा। ओके, सो देखिए, खेती में सबसे पहला काम होता है मिट्टी को लूज करना। अब देखिए, हम ये जो आपकी मिट्टी होती है वो उस पे ऐसे ही खेती नहीं करी जा सकती, उसको पहले लूज करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। ढीला कैसे करते हैं? आपने किसान को देखा होगा कि वो अपना खेती करने से पहले खेत को जोतवाता है, ठीक है, या फिर खेत को जोतता है, खुद ही जोतता है, या फिर वो किसी को पैसे देके जोतवाता है। तो ट्रैक्टर से वो खेत जोतवाता है या फिर वो खुद हल लगा के जोतता है अपने गाय या भैंस की मदद से, ओके। तो वो जोतवाने का काम क्यों करता है? क्या जरूरत है जोतने की? खेत को जोतने की लूज जरूरत इसलिए है ताकि इससे मिट्टी लूज हो जाए, नरम हो जाए। अब इसका फायदा क्या होगा भाई? मिट्टी नरम करके क्या फायदा किसान को? फायदा यह होगा कि जब वो अपनी फसल लगाएगा तो वो जो फसल की जड़ें होंगी वो अच्छे से मिट्टी को पकड़ पाएंगी और गहरा नीचे अपना जड़ फैला पाएंगी, ओके। तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होता है मिट्टी को लूज करने का, टिलिंग करने का, इसको कहा जाता है प्लोइंग। क्या कहा जाता है? प्लोइंग। और जब आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप लोग गांव गए होंगे और आपने कभी किसी किसान के खेत में ट्रैक्टर चलता हुआ देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर खेत जोत रहा होता है तो बहुत मोटे मोटे मिट्टी काफी सॉलिड होती है, तो बड़े बड़े पत्थर टाइप के, ढीला टाइप के निकल आते हैं, ठीक है। वो खेत को जब पूरा एकदम खरोद देता है, जोत देता है, तो मिट्टी के बहुत मोटे मोटे ढेले बन जाते हैं, निकल के आते हैं। तो उन मोटे मोटे ढेलों को कहते हैं क्रम्स। क्या कहा जाता है? क्रम्स। अब वो खेत को जोतते समय आपने ये भी देखा होगा कि एक हिस्सा जोत रहा होता है और उसी के पीछे आपका एक बहुत ही बड़ा भी काम हो रहा होता है, उसके जोतने का हिस्सा भी काम हो रहा होता है, उसके जोतने का हिस्सा भी काम हो रहा होता है, उसके जोतने का हिस्सा भी काम हो रहा होता है, और उसके पीछे ये ब्लॉक होता है जो कि मिट्टी को समतल करता हुआ चलता है, लेवल करता हुआ चलता है। और वो इन मोटे मोटे जो आपके ढेले निकल आते हैं उनको भी तोड़ता हुआ चलता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी लूज होती जाती है, बहुत ही नरम कंडीशन हो जाती है मिट्टी की। तो वो जो ढेल, वो पीछे ब्लॉक होता है जो इन सबको समतल करता हुआ चलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं लेवलिंग, जिससे कि वो बड़े बड़े ढेले जो होते हैं, बड़े बड़े क्रम्स होते हैं मिट्टी के, वो टूटते हैं। और लेवलिंग किसकी मदद से करी जाती है? लेवलर की मदद से करी जाती है, ओके। सो ये था हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ, अब मिट्टी को खेत जोतने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसान यूज करता है। उसके कुछ टाइप्स भी हैं, वो हम देखते हैं, आइए। उसके पहले एक सवाल उठता है कि भाई प्लोइंग और लेवलिंग करने की क्या जरूरत है? ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि ये खेत जोत रहा है और यहाँ पे एक खेत लेवल कर रहा है, ओके। तो क्या जरूरत है? आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्लोइंग करने की और लेवल करने की क्या जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो रिवाइंड करिएगा, मेरी बात सुनिएगा, और जो आंसर्स है वो आपकी लास्ट स्लाइड के अंदर ही छुपा हुआ है, तो थोड़ी मेहनत आप भी करिए, ओके। अब बात आ जाते हैं उन टूल्स की जो मैं बता रहा था, जो जरूरत होती है। अब देखिए, बीज बोने के पहले
ये मिट्टी को खोदना जैसे कि हमने पढ़ा जरूरी है, और उसके अंदर हमारा पहला टूल आता है प्लो। देखिए, आपने प्लो का मतलब होता है यहां पे हल। आपने हल तो देखा ही होगा, एक ऐसा लकड़ी का होता है, जो ये हिस्सा होता है ये आपके गाय या बैल के गले में डलता है, और यहाँ पे एक हैंडल ऐसे होता है और ऐसे शाफ्ट बना होता है, और ये एक हिस्सा होता है जिससे किसान जोतता है। ये आपका बैल के गले में डलता है, ये हैंडल होता है, मतलब सॉरी ये हैंडल होता है, ये आपका प्लो शाफ्ट होता है, और ये आपका प्लो होता है जो खेत को जोतता है। देखिए यहाँ पे ये आपको ये स्लाइड दिख, ये आपको ये GIF दिख रहा होगा जिसके अंदर ये किसान खेत को जोत रहा है, कुछ ऐसा ही है ये सेम चीज। इसके अंदर इसने हैंडल पकड़ रखा है, ओके, और इसके आगे हिस्सा होगा जो कि किसी एनिमल से लगा होगा, ठीक है। तो प्लो, व्हाट इज प्लो? अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज अ प्लो? हिंदी में तो हमने समझ लिया कि प्लो का मतलब हल, बट अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आई तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ टूल which helps in loosening the soil and helps in removal of weed. Okay, सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप इसको। अब हमारा सेकंड चीज, सेकेंड टाइप ऑफ टूल, हो। व्हाट इज हो? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या होती है, ठीक है। आप हो को एक तरह से खुरपी भी बोल सकते हो, हो के अंदर खुरपी भी आ जाता है। खुरपी आपने देखी होगी, आप अगर छत पे गार्डनिंग भी करते हो अगर, तो खुरपी एक छोटा सा टूल होता होगा जो कि आप घर में रखते ही होंगे, ओके। हो की कैटेगरी में आपकी खुरपी भी आ जाती है। सो बेसिकली खुरपी क्या, हो क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ टूल विच हेल्प्स इन loosening the soil and removal and helps in loosening the soil and एक सेकंड, removal of weed. And what are weeds? Weeds are unwanted plants, जिन प्लांट्स की हमको जरूरत नहीं है और लेकिन वो हमारे खेत में उग आए हैं, उनको वीड कहा जाता है, ओके। सो हो का मतलब भी समझ आ गया। जैसे कि आपका हल होता है, हल आपका बड़ा साइज का होता है, ठीक है। तो किसान क्या काम करता है, खेत के अंदर उसको घुमा देता है, जोत देता है, जिससे कि मिट्टी लूज हो जाती है, और अनवांटेड प्लांट्स आपके जैसे कि कुछ घास उगी होती है या कुछ ऐसे और भी कई सारे क्या कहते हैं, शरपत होती है, वो उगी रहती हैं, तो वो भी निकल आती हैं, अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड भी निकल आते हैं, और आपका खेत भी जोत उठता है। दूसरा टाइप आता है आपका हो, जिसके अंदर मैंने बताया ये एक तो ये फावड़ा, खुरपी, कुदाल भी होती है। जो ये टाइप के होते हैं छोटे मोटे टूल्स जो होते हैं, इनका काम भी यही होता है, खेत मिट्टी को लूज करना और वीड्स को निकालना। अब आपने देखा होगा कि फसल जब उगी होती है तो किसान बार रोज या फिर दिन में 2 बार आपका फावड़ा लेके खेत में जाता है और बाउंड्री पे, खेत की बाउंड्री में ऐसे गुड़ाई करता रहता है, खेत मिट्टी को खोदता रहता है, ठीक है। रोज खोदता है और जो घास उगी रहती है उनको निकालता है। तो
अब ऐसा तो नहीं है कि भाई भरी फसल के अंदर वो बड़ा सा खेत जोतने वाला लेकर आएगा और चला देगा, भाई ऐसे तो फसल खराब हो जाएगी। छोटा टूल भी तो चाहिए ना मिट्टी को लूज करने के लिए, क्योंकि भाई फसल तैयार है, अगर आप उसके अंदर पूरा का पूरा कल्टीवेटर चला दोगे, ठीक है, बड़े से ट्रैक्टर से खेत जोत दोगे, तब तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वहां पे तो हमको छोटा टूल चाहिए, तो वो आपका वो छोटा टूल होता है जिसके अंदर आपका फावड़ा और खुरपी आते हैं। थर्ड है आपका कल्टीवेटर। अब तो आप बस पिक्चर देख के ही समझ गए होंगे कि कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है और ये कैसा टूल होता है। इट इज अ बिग टूल विच हेल्प्स इन प्लोइंग द फील्ड which saves time and labor। भाई ये एक बड़ा टाइप का टूल होता है जो कि खेत को जोतने में काम आता है और ये हमारा समय और मेहनत दोनों बचाता है। भाई कहां अगर हम इस खेत जोतने वाले से खेत जोतेंगे जो कि किसान अपने बैलों की मदद से और खुद जो उसके साथ में मिलकर खेत जोतवाने में हेल्प करता है, तो उसमें कितना समय जाता है। किसान भी थकता है, वो बैल भी थकते हैं या भैंसें भी थकती हैं, इतना ज्यादा कितनी गर्मी में काम करना पड़ता है। वहीं पे अब आप सोचिए कि ये सब डिस्कवर ना किया गया होता, वो खुरपी लेके बस खेत खोद रहा है, तो सोचो कितना ज्यादा टाइम लगता। मान लीजिए उसके पास जमीन बहुत ज्यादा है, उसने फसल खूब ज्यादा उगाई है या उसको फसल ज्यादा उगानी है, अब उसके लिए उसको मिट्टी तैयार करनी है, अगर उसके पास केवल खुरपी पड़ी है तो क्या वो खेत कर लेगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वहीं पे उसका काम आसान कर देता है ये कल्टीवेटर। भाई ये टाइम भी बचाता है हमारा, दूसरा मेहनत भी बचाता है, काम भी आसान कर देता है और अच्छा कर देता है। तो ये थे हमारे फर्स्ट आपका टाइप प्लोइंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्लोइंग, हो एंड कल्टीवेटर, जो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिसकी मदद से मिट्टी प्रिपेयर करी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सोइंग यानी बीज बोना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो यार, फैला दो इसको जितना मर्जी हो सके। ओके, वीडियो लंबी हो गई है इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बाकी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही आसान तरीके में पढ़ें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।